Hello friends, welcome to the unit 2 of public health, that is history and development of public health. इसमें हम ये देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ शुरू कैसे हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या रही और ड्यूरिंग इट्स कोर्स और इसने कैसे डेवलप किया टू द टुडेज लेवल। तो शुरू करते हैं विद द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। दोस्तों, पुराने ज़माने में साइंस तो इतनी डेवलप नहीं थी कि हमें हर बीमारी का कारण या उसका ट्रीटमेंट कुछ पता रहता। पुराने ज़मानों में तो कोई कभी भी किसी गांव में कोई बीमारी फैलती या कोई इंडिविजुअल भी बीमार होता तो उसको यही कहा जाता था कि ये कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो तुम्हारे ऊपर शैडो है किसी ईविल की या हमारे किसी दैत्य का या किसी भगवान का श्राप है और इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। और इसका जो इलाज का जो करते थे वो भी कुछ जादू टोना या मन्नत वगैरह मांगते या इवन छोटे जानवरों की बलि दे देते थे और कुछ मैजिको रिलीजियस इंटरवेंशन जैसे वही जादू टोना वाली बात ही यहाँ पे आ जाती है। तो वो सब ये ट्रीटमेंट करने में चला जाता था। जैसे आपने सुना होगा कि कभी किसी को जैसे स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स होता है तो वो शीतला माता मंदिर के जाके माथा टेकना पड़ता है उस पेशेंट को कि भाई अब तो ठीक हो जाएगा। और उसको कुछ दिन लगातार बोला जाता है कि इतने दिन लगातार तुमने माथा टेकना है। ऐसे ही किसी को पीलिया हो जाए तो आसपास में कोई ना कोई हमें मिल जाता है कि जो कहते हैं कि कोई धागा बांध देते हैं, वो धागा धीरे धीरे अपने आप खुलता रहता है और उससे ही पीलिया ठीक हो जाता है। तो इन द रियल सेंस वो ये होता था, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रहता था किसी भी पेशेंट का। वो जैसे पीलिया का धागा भी बांधते थे, वो धागा इतना कुछ उसमें गांठें पड़ी होती थी कि वो उस कुछ टाइम लेके उसने अपने आप धागे ने लूज हो जाना होता है और उसी टाइम के दौरान तुम आपका पीलिया भी ठीक हो जाना है। पीलिया तो हमें आज भी पता है, जैसे वायरल डिजीज हो तो उसका कोई इलाज नहीं होता, वायरल डिजीज अपने आप से सबसाइड कर जाती है। तो वो उस टाइम को एक साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन पेशेंट की हो जाती थी कि उस टाइम के दौरान वो पहले एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो धीरे धीरे धागे खुलने की वेट करता था और उसको सहज हो जाता था कि हाँ, अभी धागा पूरा खुला नहीं है तो मेरी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। तो ऐसी कुछ ना कुछ एड्स तब ट्रीटमेंट के लिए, डिफरेंट डिजीजेस की ट्रीटमेंट्स के लिए रहती थी अवेलेबल, जो एंशियंट टाइम से हमारे चलती है। और ये हमारे ही नहीं, डॉरथी पॉर्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये जो मिस्टिसिज्म डोमिनेटेड है ट्रीटमेंट्स जो काफ़ी सारे हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को डील करते हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये सारे ही वर्ल्ड में प्रेवलेंट था। और आज का नहीं, बहुत पुराने ज़माने से सभी जगह पे ऐसे ही मासेस ट्रीटमेंट लेते थे या कॉज ऑफ डिजीज़ को डिफाइन करते थे। तो हम एक बार ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में जानेंगे कि व्हाट वाज देयर इन द एशियन टाइम्स। तो कॉज ऑफ डिजीज वाज सपोज्ड टू बी फ्रॉम सुपरनैचुरल पावर्स और कर्स ऑफ गॉड्स और शैडो ऑफ सम इविल, एंड ट्रीटमेंट इंक्लूडेड मैजिको रिलीजियस इंटरवेंशंस, जादू टोना, मन्नत, एनिमल सेक्रीफाइस एटसेट्रा. So Dorothy Porter, mysticism dominated many ancient health and healing cultures across the world. तो डॉरथी पॉर्टर ने ये सारे वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशन से बताया कि ये सिर्फ किसी एक ही देश की भावना या एक ही देश में ऐसा प्रचलित नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे ऐसा होता है, ये सारी दुनिया में ही लोग ऐसे करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हिपोक्रेट्स टाइम। हिपोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन थे फ्रॉम 460 बीसी टू 370 बीसी। दोस्तों, ये जो हिपोक्रेट्स थे इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स मेडिकल फील्ड और आज भी इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। और इन्होंने मेडिकल फील्ड में इतना काम किया कि आज की डेट में भी डॉक्टर जब अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उनको एक ओथ ऑफ एथिक्स लेना होता है जिसको बोला जाता है हिपोक्रेटिक ओथ। तो इतनी कंट्रीब्यूशन हिपोक्रेट्स की थी या हम कहें आज भी है। तो हम पब्लिक हेल्थ को समझने के लिए इनके टाइम की कंट्रीब्यूशन से शुरू होते हैं। तो ये है, फर्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, ही वाज हिपोक्रेट्स, एंड हिपोक्रेट्स ओथ ऑफ मेडिकल ethics is even today quoted by the graduates of medicines.
हिपोक्रेटिक मेडिसिन डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजियस एंड मिस्टिकल ट्रेडिशंस ऑफ हीलिंग। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, देखिए क्या रीजन था ये, 460 बीसी टू 370 बीसी के इस टाइम के दौरान हिपोक्रेट्स ने बोला कि जो मेडिसिन है, हमारा जो फील्ड है आज की मॉडर्न साइंस है, तब के ज़माने में वो मॉडर्न साइंस थी, तो उसको उन्होंने जो डिजीज़ का कॉज है उसको, या ट्रीटमेंट, हीलिंग के लिए जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसको रिलीजियस या मिस्टिकल ट्रेडिशन से अलग रखा। तो उन्होंने बोला कि ये इसका गॉडली रीज़न नहीं है, कोई हमें ईविल की शैडो नहीं है जिसके कारण बीमारी होती है, इनके कुछ कारण और हैं। तो उन्होंने बोला डिजीज़ वॉज इन नेचुरल इवेंट नॉट कॉज्ड बाय सुपर नेचुरल फोर्सेज। तो डिजीज़ जो है एक नेचुरल इवेंट है जो होना है, होती है, और इसके कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल टू इट नहीं है। हिपोक्रेट्स airs, waters and places, a treatise on social medicine and hygiene, stressed the importance of non-medical factors in understanding the health of population। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी जिसका नाम था एयर्स, वाटर्स एंड प्लेसेस, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सोशल मेडिसिन और हाइजीन के ऊपर स्ट्रेस करके कि जो भी इम्पोर्टेंस है ऑफ नॉन मेडिकल फैक्टर्स, जैसे एयर्स हैं, एयर्स मतलब कि हवा के अंदर जो भी आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो बीमारी फैलाते हैं, या वाटर्स, पानी के अंदर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं हो सकते हैं जिससे बीमारी फैलती है, या प्लेसेस, कोई बीमारी एक जगह पे है दूसरे जगह पे नहीं है, तो ऐसे प्लेसेस के कारण भी हमें जो बीमारियां देखने को मिलती हैं। और उससे उन्होंने आगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये सब एक प्रेजेंटेशन दी, और उन्होंने एक डिफरेंट व्यू जो कि पुराने ज़माने से प्रचलित था उससे डिफरेंट व्यू प्रेजेंट किया। तो विद द इमर्जेंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, इट वाज इन 19th century that Hippocrates idea of disease was better understood in the world. So it was until 19th century that Hippocrates ideas provided only theoretical basis for understanding disease in Europe and the world। तो पूरी दुनिया में करीब 19th century तक हिपोक्रेट्स के जो भी आइडियाज थे उनको सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे ही पढ़ा गया, उनके प्रैक्टिकली तब की मेडिकल फ्रेटर्निटी को कोई सबूत नहीं मिले, कोई उनको एविडेंसेस नहीं मिले कि हाँ ऐसा हिपोक्रेट्स ने कहा है तो वाकई में ऐसा है। It was on the emergence of new sciences, that is bacteriology and immunology, that it was better understood। हिपोक्रेट्स के आइडियाज को बेटर अंडरस्टैंडिंग कब बनी कि जब वो बैक्टीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की नई साइंसेस इमर्ज की। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या है? बैक्टीरियोलॉजी इज स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बहुत सारी किस्में होती हैं, उनकी स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। एंड इम्यूनोलॉजी जो होती है, इम्यूनोलॉजी मीन्स कि किसी चीज़ के बारे में इम्यून होना या किसी बीमारी के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट होना, उसको बोलते हैं इम्यून होना। तो इम्यूनिटी की स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोला गया। तो इन दोनों की इमर्जेंस से जो हिपोक्रेट्स ने आइडियाज दिए थे कि सुपरनेचुरल पावर्स बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तब की फ्रेटर्निटी में बेटर अंडरस्टैंडिंग उनको आई। लेकिन द प्रैक्टिशनर्स ऑफ चाइनीज मेडिसिन एंड आयुर्वेदा इन इंडिया, that is around 400 BCE, were also aware of the influences of seasons, diets, winds and lifestyle of individual or people's health। Around 400 before Christ era में चाइनीज मेडिसिन और भारत में जो आयुर्वेद साइंस है, इनको ये पता था कि जो बीमारी है वो फैलती है किससे, सीजन से अफेक्ट होता है इंसान, डाइट से बीमार हो सकता है, या इवन विंड से बीमार होता है, और लाइफस्टाइल जो भी अपनाता है उससे भी, गलत लाइफस्टाइल से भी बीमारियां पैदा होती हैं। तो कुछ नॉलेज इनको चाइनीज और इंडियंस को थी उस टाइम पे। तो शुरुआती तौर में यूरोप में कुछ थ्योरीज दी गई कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स पब्लिक हेल्थ। तो हम इसको धीरे एक एक करके डिस्कस करते हैं। द यूरोपियन थ्योरीज ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो पहली इसमें आती है मियाज़मा थ्योरी। मियाज़मा थ्योरी में क्या है? दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय गैलन ऑफ परगामोन, दैट वाज बिटवीन 129 AD to 210 AD। He was a physician, surgeon and philosopher in the Roman Empire।
तो इन्होंने क्या, एक जो गैलन ऑफ परगामोन थे, इन्होंने मियाज्मा थ्योरी दी। तो इन्होंने क्या बोला कि वेपर, मिस्ट और बैड एयर originating from the decomposing material called miasmata with its foul smell would enter the body and cause disease। तो इन्होंने बोला कि जो कुछ भी हमारी डेड बॉडीज या डिकम्पोजिंग मटेरियल है या कुछ भी चीज़ खराब हो रही है, कोई लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी, वो जो खराब होती है और डिके कर रही है, उसमें से जो कुछ फाउल स्मेल आती है या कुछ भी डिकम्पोजिंग मटेरियल गैसेस उसमें से ओरिजिनेट होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है हमें बीमारी देने के लिए, और बीमारी इसी वजह से फैलती भी है। सॉरी। तो इसके इलाज के लिए उन्होंने ब्लड लेटिंग मींस के उन्होंने बोला कि ब्लड लेटिंग वाज प्रैक्टिस्ड टू टेक आउट द मेल ओडरस एंड पॉइजनस पार्टिकल्स एंटर द ह्यूमन बॉडी। तो उन्होंने तब बोला कि अगर ऐसी फाउल स्मेल और गैसेस जो हैं, पॉइजनस गैसेस हमारी बॉडी में एंटर करके हमें हमारे में बीमारी फैला रही हैं, तो उसका इलाज ये हो सकता है कि हम उसका खून जो है खून बहा दें, क्योंकि खून गंदा हो चुका है, खून बहा दें, तो इससे वो जो बुरी गंदी स्मेल वाली बीमारियां हैं और पॉइजनस पार्टिकल्स के कारण जो एंटर हो चुके हैं हमारी बॉडी में, वो हम निकाल देंगे और इंसान ठीक हो जाएगा। तो इन मिडिवल यूरोप bloodletting was the standard treatment for various diseases such as plague, smallpox, epilepsy and gout। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग उनको थी कि उस जमाने में कि स्मॉल पॉक्स, प्लेग, एपिलेप्सी या गाउट जैसी बीमारियों के लिए भी उन्होंने खून बहाना एक इलाज समझा। Friends, then comes the contagion theory। तो according to contagion theory, it originated from the ancient practice of isolating people with illnesses। originating from the ancient practice। अब ancient practice इसमें ये कहा गया है कि जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होने से, इसलिए जो बीमार है उसको हम बाकी पॉपुलेशन से अलग कर दें, आइसोलेट कर दें, क्वारंटाइन कर लें। और जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो क्वारंटाइन ऑलमोस्ट सभी को पता है क्वारंटाइन कैसे होता है, उसको अलग रख देना, बीमार इंसान को क्वारंटाइन बोला जाता है। तो उस जमाने में ये अंडरस्टैंडिंग बनी लोगों की कि बीमारियां एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलती हैं, तो जो बीमार इंसान है उसको हम आइसोलेट कर दें फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हेल्दी पॉपुलेशन, ताकि बीमारी को आगे फर्दर फैलने से रोका जा सके। तो बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट इलनेस इज कंटेजियस, the governments even introduced quarantine laws in Venice in 1348 with Lazaretto in 1423 to prevent the contagious diseases। These quarantine laws were in a way infringed the individual rights of the patients to protect the public। लोगों को जो बीमार लोगों को क्वारंटाइन कर देना, तब की सरकारों ने भी, जैसे वेनिस में भी इन 1348 ये क्वारंटाइन लॉज बना दिए गए कि जो भी बीमार है उस इंसान के राइट्स चाहे कुछ भी इन्फ्रिंज होते हों, राइट्स को हम कर्ब कर सकते हैं, लेकिन वो बीमार इंसान अगर बाकी पॉपुलेशन के साथ मिलेगा नहीं, तभी हम बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। इसलिए उनको क्वारंटाइन कर दो कुछ टाइम के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। तो द प्रैक्टिस ऑफ आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद प्लेग, लेप्रेसी, स्मॉल पॉक्स एटसेट्रा वाज कॉमनली डन। तो इन बीमारियों, हालांकि इन बीमारियों का कारण कांटेक्ट हो चाहे ना हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी तब, लेकिन फिर भी इन बीमारियों के कारण भी, जैसे प्लेग है, लेप्रेसी है, स्मॉल पॉक्स है, इनको भी उन्होंने क्वारंटाइन कर देना ही ठीक समझा। एंड इन रिसेंट टाइम्स ड्यूरिंग सार्स एपिडेमिक 2003 इट वाज एंड COVID-19 pandemic 2020, the quarantine as a strategy was widely used to protect the larger public। आजकल हम क्वारंटाइन अच्छी तरह से समझ गए हैं कोरोना वायरस 19 आने के बाद से, कि क्वारंटाइन करके उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो जो मियाज्मा थ्योरी थी उसके कुछ फायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए, लेकिन उन्होंने मियाज्मा थ्योरी, जब उस टाइम के साइंटिस्ट या डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने उनके अंदर एक सोच जरूर पैदा हो गई कि अगर मियाज्मा थ्योरी ठीक है तो कैसे बीमारी फैली या कैसे बीमार हुआ इंसान। तो क्या अगर सिर्फ डिकेइंग मटेरियल्स की
जहर से या उसकी मेल ओडरस पॉइजन से ही बीमारी फैलती है, तो क्या हमें खुद की पर्सनल केयर की कोई ज़रूरत नहीं है क्या? क्या हमें कुछ खुद को ठीक रखने के लिए, साफ रखने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए करना क्या? तो ये सब सोच तब डेवलप हुई। सॉरी। तो द मियाज़मा theory of disease, though debatable, became central to the new convention in public health practice. It prompted scientists to focus their attention on environmental factors as the cause of disease. तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ डिकेइंग मटेरियल की गैसेस से ही बीमारी होती हो जो हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रोकना, कि जो बीमारी फैला रहे हैं उन फैक्टर्स को कर्ब करना, ताकि वो बाकी जो पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है उसको बीमार ना होने दे, ये भी तो हमारा काम है, तो वो भी तो करना चाहिए। तो दिस वॉज कॉन्ट्रेडरी टू द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग ऑन पर्सनल हेल्थ एंड इन्फेक्शन, कि अगर सिर्फ मियाज़मा थ्योरी के ऊपर हम सोचें कि यही थ्योरी बीमारी फैला रही है, तो इसका मतलब हमें पर्सनल हेल्थ मेंटेन करने की या खुद की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम उसकी जो डिकेइंग मटेरियल है उसको ठीक से डिके होने दें या ना होने दें, या उसको कंट्रोल कर लें, तो बीमारियां फैलने से बचाया जा सकता है खुद को। So such an understanding also called for enhanced role for government in the environmental interventions, कि जो अगर एनवायरनमेंट में कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे, तो एनवायरमेंटल कंडीशंस को ठीक रखने के लिए गवर्नमेंट के अच्छे खासे रोल होने चाहिए ताकि बीमारी आगे नहीं फैले। एज ए रिजल्ट मेडिवल काउंसिल्स इन द यूरोप स्टार्टेड कंट्रोलिंग सिटीज, सीवेज, फूड एंड वेस्ट। सम ऑफ द हेल्थ हिस्टोरियंस आर्ग्यूड दैट with these efforts the seeds of public health were being sown. तो तब के ज़माने में फिर जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना शुरू किया गया ताकि जो डिकेइंग मटेरियल है वो खुले में ना पड़ा रहे, फूड है उसकी ठीक तरीके से डिस्पोज ऑफ हो, सीवेज ठीक मेंटेन्ड हो, उसमें सीवेज के ऊपर जो मक्खी मच्छर वगैरह बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं वो सब ना फैलें, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ठीक से डिस्पोज ऑफ करें। तो ये सब होना शुरू हो गया यूरोप में। तो उसी वक्त जो आज की पब्लिक हेल्थ है उसके जैसे बीज बोने शुरू हो गए थे। Then comes germ theory. Germ theory was proposed by Louis Pasteur and Robert Koch. So certain diseases are caused by microorganism invasion of the body. इन्होंने कहा कि कुछ भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जब तक वो बॉडी के अंदर नहीं चले जाते, वो इन्वेड नहीं करते हमारी बॉडी को, तब तक कुछ बीमारियां नहीं होती हैं। तो द फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर, द इंग्लिश सर्जन जोसेफ लिस्टर एंड द जर्मन फिजिशियन रॉबर्ट कॉच आर कंसिडर्ड टू बी द पायनियर्स ऑफ द जर्म थ्योरी। इन तीनों ने मिलकर जर्म थ्योरी को प्रपोज किया। इन द मिड 19th century, Pasteur proved that fermentation and putrefaction are caused by organisms in the air. तो फ्रेंड्स ये पास्चर ने बताया इन मिड 19th century मीन्स 1850 के आसपास कि फर्मेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं कि खमीर होना, और पुट्रीफेक्शन होती है किसी चीज़ का सड़ना, गलना, पस पड़ जाना, और ये सब जो है दोनों चीज़ें होती हैं ड्यू टू द ऑर्गेनिजम्स दैट आर देयर इन द एयर। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, जैसे हम दही जमाना रखते हैं तो दही नहीं जमेगा जब तक उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे। इसी तरह से फर्मेंटेशन और पुट्रीफेक्शन नहीं होगी अगर हवा में ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे उनको फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए। Then Lister in 1960s revolutionized the surgical practice by introducing sterilization using carbolic acid, that is phenol, to exclude atmospheric germs. तो लिस्टर ने 1860 में मेडिकल फील्ड में या सर्जिकल प्रैक्टिस उन्होंने करते हुए एक तहलका मचा दिया जब उन्होंने कहा कि हमें किसी भी सर्जरी से पहले कार्बोलिक एसिड या फिनोल जैसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको क्लीन करने के लिए, ताकि उसके ऊपर जो भी हवा में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या एटमॉस्फेयर में हमारे जर्म्स हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट को नहीं टच हों, और पहले ही अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर होंगे तो वो हमारी सर्जरी को फेल कर देंगे, उल्टा हमें नुकसान होगा, सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो ग्रॉसली जर्म थ्योरी से हमें ये पता चला कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो चाहे हवा में हैं चाहे कहीं से भी आते हैं, लेकिन वो
बीमारियों को का कारण बनते हैं। तो इन द 1880s कॉच आइडेंटिफाइड द ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज्ड ट्यूबरकुलोसिस एंड बैक्टीरिया। तो उन्होंने इन दोनों बीमारियों के कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया था 1880s में। The germ theory created a new understanding that certain microorganisms are the cause of a specific disease or disease process. The germ theory is considered a milestone towards the disease prevention in the history of public health. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डील करना ही चाहिए कि हमें बीमारियां जो आगे फैलती हैं उसको रोकने की कोशिश करने के लिए। तो फ्रेंड्स, देन वी कम ऑन टू वैक्सीनेशन। Vaccination in 1796, Edward Jenner, an English country doctor, demonstrated vaccination against smallpox. Based on his experience in inoculation and related works, Jenner introduced immunity against smallpox via exposure to a harmless related disease, cowpox. दोस्तों, एक इसमें भी एक कहानी है कि जो एडवर्ड जेनर थे, इंग्लिश डॉक्टर थे, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की ट्रीटमेंट के लिए एक वैक्सीन ट्राई की कि वैक्सीन दें तो शायद बच्चों को स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। क्या हुआ कि उन दिनों में उनके घर पे दूध देने वाली कोई लड़की आती थी और उसको एक स्मॉल पॉक्स तो नहीं था लेकिन उससे रिलेटेड डिजीज थी, काउ पॉक्स जिसको बोला जाता था। क्यों काउ पॉक्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो लोग दूध देने वाले लोग थे, तो उनकी फैमिलीज में काउ पालते थे और काउ का दूध निकाल के वो बेचते थे। तो उन फैमिलीज में स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, जो कि जेनर ने ऑब्जर्व किया कि उन लोगों में जो दूध देने वाले फैमिलीज हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, लेकिन हाँ काउ पॉक्स जरूर हो जाता है। तो उन्होंने उस जो दूध देने वाली लड़की थी उससे उसके जो काउ पॉक्स उसको हुई थी, उसके काउ पॉक्स के एक लीजन से कुछ मटेरियल जैसे पस निकाल ली एक इंजेक्शन में, और उसको उन्होंने एक उनका गार्डनर था उसके बेटे के अंदर इनोकुलेट कर दिया। इनोकुलेट मतलब उसको जर्म्स को या किसी चीज को दूसरी जगह पे डाल देना। तो उसमें गार्डनर के बेटे के उसने डॉक्टर जेनर ने कट लगा के और काउपॉक्स के जर्म्स को उसके अंदर, उसके बेटे के अंदर जो कट लगाया था उसके अंदर डाल दिया। तो उसके बाद देखा गया कि उसको बच्चे को काउपॉक्स नहीं उसको बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो ये सब डॉक्टर जेनर की ऑब्जर्वेशन थी कि जिस कारण उन्होंने एक हार्मलेस, जो काउपॉक्स था वो हार्मलेस होता था, और उसके जर्म्स को लेके उन्होंने स्मॉल पॉक्स की एक वैक्सीनेशन ढूंढ ली। तो जेनर स्पेकुलेटेड दैट ए बाउट ऑफ काउपॉक्स प्रोड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एज ही न्यू दैट मिल्कमेड्स नेवर कॉट स्मॉल पॉक्स। क्योंकि मिल्कमेड्स को कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ लेकिन काउपॉक्स हुआ, तो काउपॉक्स जरूर स्मॉल पॉक्स के लिए रेजिस्टेंस देता होगा, इसलिए उन्होंने एक वैक्सीन बना के उनको ट्राई करना शुरू किया। तो 30 years after Dr. Jenner's death, that is in 1853, smallpox vaccination was made compulsory in England and Wales. 30 years लगे उनको ये जानने के लिए कि हाँ वाकई में स्मॉल पॉक्स की रेजिस्टेंस मिलती है अगर हम काउपॉक्स की इनोकुलेशन कर दें किसी भी बच्चों में। तो even after using vaccination, it took more than a century to eradicate the smallpox, the disease that killed millions of people. तो पुराने ज़माने से स्मॉल पॉक्स से इतने लोगों की डेथ्स होती थी, तो वैक्सीनेशन के बाद भी हमें करीब करीब एक सेंचुरी लग गई स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए। तो दोस्तों आज की डेट में स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड completely. Vaccination has greatly reduced the burden of infectious diseases such as measles, whooping cough, tetanus, rubella, flu, polio, yellow fever, pneumococcal diseases and meningococcal diseases. तो ये सब डिजीजेस हैं जो डिफरेंट तरीके से होती हैं, लेकिन इनकी वैक्सीनेशन आ जाने से इनकी बीमारियां, ये सारी इन्फेक्शियस बीमारियां हैं, इन इन्फेक्शियस बीमारियों के फैलने के लिए हमें वैक्सीनेशन अच्छी मिल चुकी है। तो दोस्तों वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में डिफरेंस क्या है? तो वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन इज द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिजीज। किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज से इम्यून होने के लिए जो हम वैक्सीन कह सकते हैं कि वैक्सीन बहुत तरह की वैक्सीन होती है। वैक्सीन में हम टॉक्सिन्स भी लेते हैं, लाइव बैक्टीरिया लेके उससे भी वैक्सीन तैयार की जाती है। तो वैक्सीन किसी भी रूप में हो, वैक्सीन को
किसी दूसरे की बॉडी में डालते हैं ताकि उसको एक खास डिजीज से इम्यूनिटी मिल जाए, वो खास डिजीज उसको अफेक्ट नहीं करे, उस एक्ट को वैक्सीनेशन बोलते हैं। देन इम्यूनाइजेशन, what is immunization? A process by which a person becomes protected against a disease through vaccination. This term is often used interchangeably with vaccination or inoculation. जो immunization है that is कि जो हमें resistance हमें मिल गई है वैक्सीनेशन के थ्रू किसी बीमारी से लड़ने के लिए, ताकि हमें वो बीमारी ना हो या अगर हो तो उसका इफेक्ट बहुत कम आए, उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। या इसको वैक्सीनेशन और इनोकुलेशन को इंटरचेंजेबली हम एक दूसरे के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों थ्योरीज से कम ये तो हो गया कि हमें ये पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं, और इसका हमें वेरिफिकेशन मिला विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। The invention of microscope and consequent discovery of microorganisms drastically changed the understanding of disease and its causal agents. जब तक थ्योरीज थी तब तक हमने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा नहीं था कि ये अलग अलग किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग डिजीज को फैलाते हैं या कॉज करते हैं। लेकिन हमें इतना जरूर इन थ्योरीज जैसे मियाज़मेटा थ्योरी, कंटेजियन थ्योरी या जर्म थ्योरी, इनसे ये पता जरूर चल गया कि हाँ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जरूर जिनकी वजह से ये डिजीजेस होती हैं। तो माइक्रोस्कोप आने से हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी भी करने लगे और उनको देखा भी जाने लगा, और उनके डिफरेंट वेरिड शेप्स एंड साइज एंड एक्शंस को भी हमने स्टडी करना शुरू किया। The newly emerged germ theory and existing contagion theory sowed the seeds of new paradigm for dealing with diseases. तो बीमारियों से लड़ने के लिए हमें नए आयाम मिले with the invention of microscope and जो नई थ्योरी जर्म थ्योरी आई उसकी वजह से। It held the notion that microorganisms cause diseases and it is possible to control diseases using antibiotics and vaccines. तो हमें ये भी पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां कॉज करते हैं उनको हम ठीक भी कर सकते हैं बाय गिविंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया कोई या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां फैलाते हैं, उनके अगेंस्ट दी जाने वाली दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंड वैक्सीन्स देते हैं कि बीमारी होने से पहले हम उसको इम्यूनिटी प्रदान करें किसी भी इंसान को, तो वो वैक्सीनेशन होती है। तो वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक्स देने से हम इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कॉज कर रहे हैं बीमारियां उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। Now friends, let us come to the field of epidemiology and its development and introduction to the field of medicine and public health. Now, what is epidemiology? Epidemiology is the science of study of spread and control of disease. So, as the definition says, it has a very important role to play into the field of public health. So, we must know about its introduction to the medical field as well as public health. So, how it was discovered and introduced to the field? So, there was one John Grant who published natural and political observations made upon bills of mortality in 1662, and he established the field of epidemiology. It became a full-fledged science only in 19th century. So you can see from 1662 to 19th century, epidemiology was not very much into the field, and quite very less number of scientists accepted that and put forward into it their applicable fields. And then in the middle of 18th century, James Lind's done a scurvy study which hypothesized that scurvy was caused by a lack of fruit intake, also contributed to the development of epidemiology. What he did was he collected data on the number of patients with scurvy, and he according to the data and inputs made by the patients, he prepared a data that most of them was not taking fruit like which contained vitamin C, and now we know today that scurvy is caused by the deficiency of vitamin C in our body.
So he prepared the data, and accordingly he came to the conclusion that scurvy was caused by the lack of fruit intake. So it also contributed to the development of epidemiology. After that, it was John Snow. John Snow, who was a surgeon and apothecary in Newcastle. Apothecary is someone who sells or prepares medicines and drugs. So he was a surgeon and apothecary in Newcastle. He researched on the causes of cholera deaths that was taking place in Newcastle at that his time, and that led him to a water pump at the epicenter of the epidemic, where nearly all the deaths had taken place within a short distance. Now, Snow used a dot map to illustrate the cluster of cholera cases around the pump. Snow also examined the sample of water taken from these pumps under a microscope and found that it contained white flocculent particles. So all these activities, he researched the cause of cholera deaths, and he was led to the water pump and which was epicenter of the epidemic, and he prepared a dot map to illustrate the cluster of cholera cases. This all is epidemiology. This is all part and steps of epidemiology which are carried out to discover how and where a disease is spreading and how it can be controlled. From this examination, he theorized that the water from these pumps was the source of infection. When informed, the authorities reluctantly agreed to remove the pump handle as an experiment, and consequently the spread of cholera dramatically stopped. Now John Snow came to the conclusion that it was the contaminated water coming out of the pump which was causing cholera, and he informed the authorities that the intake of water from these sort of pumps should be stopped immediately to stop the cholera spread. But the authorities were not very much convinced with his findings. But even then, they reluctantly agreed to remove the pump handle so that nobody consumes the contaminated water. But what they saw was the spread of cholera was dramatically stopped. This again added to the development of epidemiology field to a further extent. Now, looking at the Snow's intervention to combat cholera, which is seen as a nail in the coffin of the miasma theory, and a vindication of the new science of epidemiology. Now, the miasma theory, according to this theory, it was only the putrefying or the poisonous gases coming out of the dead material which was causing the disease. But Snow was very much instrumental in discovering that these were the microorganisms present in the contaminated water which was causing cholera. So this led to the acceptance of epidemiology field into a very vast number of scientists as well as population, and the theory of miasma was a bit taken aback, so that it was not the perfect theory to explain all the diseases caused by microorganisms and all the population affected from that. Now later on, the science of epidemiology became an indispensable part of public health. So public health today cannot work without epidemiology field. So this all led to the development of public health and the proper functioning of public health departments. Then came Mr. Edwin Chadwick in 1842. In 1842, he published a report titled The Sanitary Condition of the Laboring Population, which argued that impure water supplies, inefficient sewerage and slum housing were causing the unnecessary but preventable deaths of about 60,000 people every year in the industrial towns. So this was again based on the epidemiology that this study he done was taken to a conclusion that these were the causes of the deaths of about 60,000 people every year at that time. Then he felt that the greatest proportion of the deaths of the heads of the families occurred from removable causes.
The expenses, if made on public drainage, on supplies of water laid on in houses, and removal of all refuse, would be a financial gain, as it would reduce the cost of sickness and premature death. तो दोस्तों एडविन चैडविक ने जब ये फाइंड आउट किया कि 60,000 पर्सन अराउंड 60,000 पर्सन की डेथ हो रही है हर साल, वो भी इंडस्ट्रियल टाउन्स में, क्यों हो रही है? ड्यू टू इनएफिशिएंट वाटर सीवरेज, इम्प्योर वाटर सप्लाईज एंड स्लम हाउसिंग। जो पानी पीने वाला साफ नहीं है, सीवरेज की दिक्कत है, सिर्फ उस वजह से इतने लोग मारे जा रहे हैं। और अगर हम सरकार को, उसने बोला कि अगर हम खर्चा करें इस बात के ऊपर कि पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, वाटर सप्लाई साफ हो, पीने का पानी घरों में साफ मिले, और जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको ठीक जगह पे हम डिस्पोज ऑफ किया करें, तो ये हमारा, इसके ऊपर पैसा लगाने के बाद भी हम फाइनेंशियली गेन में होंगे, क्योंकि इतनी सारी लाइव्स और उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ सिकनेस जो एक्सपेंडिचर हो रहा है और प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही हैं, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, उनकी रोकथाम कर सकते हैं। और इसलिए हमें ये करना चाहिए कि ये सब वाटर सप्लाई और सीवरेज के हम ऊपर ध्यान दें। तो इससे जो एक सैनिटरी रीवैम्प शुरू हुआ पूरे यूरोप में, इसके बाद एक रेवोल्यूशन आया ताकि वो सारे सीवरेज सिस्टम को सेटल डाउन करें और अच्छा पानी, अच्छा सीवरेज सिस्टम सेटल करें। तो सैनिटरी सिस्टम को ही स्टडी करने के लिए एक और स्टडी आई बाय लेम्यूल शेटक। लेम्यूल शेटक, a Massachusetts bookseller and statistician, conducted a survey on sanitary conditions and published a report, the report of Massachusetts Sanitary Commission in 1850. Shattuck's report recommended a plan for sanitary survey of the state and a comprehensive public health system for the state. Shattuck also established the fundamental usefulness of keeping records and vital statistics for addressing the public health issues. Again, all these are directly or indirectly part of epidemiological sciences. That what he suggested was a plan for sanitary survey of the state should be done, and a comprehensive public health system for the state should be there in place. And Shattuck also established the fundamental usefulness of keeping records. तो keeping record जो है वो भी एपिडेमोलॉजी का ही पार्ट है, एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करना भी एपिडेमोलॉजी का ही पार्ट बनता है, और इसी से हम एड्रेसिंग द पब्लिक हेल्थ इश्यूज को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो there were some points which Shattuck report recommended were new census schedules के टाइम टू टाइम रेगुलरली जनसंख्या का सेंसस जो होता है कि जनसंख्या जनगणना की जाए रेगुलर इंटरवल्स पे, रेगुलर सर्वेज ऑफ लोकल हेल्थ कंडीशंस, लोकल जो लोग रहते हैं किन्हीं जगहों पे उनकी हेल्थ कंडीशंस को टाइम टू टाइम रेगुलर सर्वे करना चाहिए कि वो ठीक है, अगर वो बीमार हैं तो उनको क्या बीमारियां हो रही हैं, ऐसे सर्वेज रेगुलरली होने चाहिए। सुपरविजन ऑफ वाटर सप्लाईज एंड वेस्ट डिस्पोजल, जो पानी की सप्लाई आ रही है क्या वो ठीक है, सुपरविजन उसकी बार बार होनी चाहिए, और वेस्ट डिस्पोजल सही से हो रहा है, उसको डिस्पोज ऑफ लोग ठीक से कर रहे हैं और अथॉरिटीज के द्वारा वो ठीक जगह पे जाके डिस्पोजल हो रहा है, इसका भी सुपरविजन होना चाहिए। स्पेशल स्टडीज ऑन द स्पेसिफिक डिजीजेस इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस एंड एल्कोहलिज्म, कुछ डिजीजेस उन्होंने लिस्ट की जिनमें ट्यूबरक्लोसिस और एल्कोहलिज्म भी था, उनके ऊपर स्पेशल स्टडीज होनी चाहिए। एजुकेशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स इन प्रिवेंटिंग मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन एक फील्ड बना जो बीमारियों की रोकथाम करने के लिए जरूरी नया डेवलप हुआ और जरूरी समझा गया था, उसके ऊपर हेल्थ प्रोवाइडर्स को एजुकेशन देने के लिए भी उन्होंने जोर दिया। वर्किंग ऑफ लोकल सैनिटरी एसोसिएशंस फॉर कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन, जो लोकल सैनिटरी एसोसिएशंस हैं जो सैनिटरी वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, उनकी कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी उनको फैसिलिटीज देने के लिए उन्होंने स्टेप्स उठाने के लिए बोला। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेट बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड लोकल बोर्ड्स ऑफ हेल्थ टू एनफोर्स सैनिटरी रेगुलेशंस, तो सैनिटरी रेगुलेशंस एक अच्छे तरीके से मैपअप करके एस्टैब्लिश की जानी चाहिए और स्टेट बोर्ड द्वारा हेल्थ एंड लोकल बोर्ड्स को कन्वे हो जानी चाहिए, तभी वो ठीक से हेल्थ रिवैम्प, सैनिटरी रिवैम्प
ठीक से हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, जो ये सब कॉलरा के ऊपर, स्कर्वी के ऊपर स्टडीज हुई और साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादा बीमारी कॉज कर रहे हैं रादर देन सम मियाज़मा थ्योरी या कंटेजियन थ्योरी के जगह पे। और इससे जो सैनिटाइजेशन रिवैम्प की ड्राइव्स शुरू हुई पूरे यूरोप में, इस सब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेटेड जो बीमारियां थी उनको कंट्रोल करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, क्योंकि सबको ये पता चला कि जो ज़्यादातर बीमारियां हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा कॉज की जाती हैं। तो इसके बाद जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हुई उनमें आता है कि अकॉर्डिंग टू द बुक द फ्यूचर ऑफ पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन चेंज्ड द वे द सोसाइटी थॉट अबाउट हेल्थ। तो जैसे हमें पता चला कि सैनिटेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा बीमारियां कॉज कर रही हैं, उससे पूरी सोसाइटी का एक व्यू चेंज हो गया टुवर्ड्स सैनिटेशन एज वेल एज टू कीप हेल्थ। Illness came to be seen as an indicator of poor social and environmental conditions, as well as poor moral and spiritual conditions. तो बीमारी को ये देखा जाने लगा एज एन इंडिकेटर कि उसका जो सोशल और एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसको बीमारी हुई है उसकी वो पुअर है, और मॉरल और स्पिरिचुअल कंडीशंस भी उनकी पुअर हैं, इसीलिए वो ठीक से नहीं अपनी हेल्थ कीप कर पा रहा और वो बीमारी उसको बार बार घेर रही है। Cleanliness was embraced as path both to physical and moral health. फिजिकल और मॉरल हेल्थ अटेन करने के लिए सफाई रखना बहुत जरूरी है, ये लोगों की समझ में आने लगा। क्लीनलीनेस, पाइटी एंड आइसोलेशन वर सीन टू बी कंपैटिबल एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग मेजर्स टू हेल्प द पब्लिक रेजिस्ट डिजीज। लोगों को अपनी बीमारी से दूर रहने के लिए सफाई, पवित्रता, आइसोलेशन ये सब अपनाना चाहिए, जो कि एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं ये सारे मेजर्स, ताकि बीमारी नहीं हो। एट द सेम टाइम मेंटल इंस्टीट्यूशंस बिकेम ओरिएंटेड टुवर्ड्स मॉरल ट्रीटमेंट एंड क्योर। जो मॉरल एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने भी मॉरल ट्रीटमेंट और उसकी चीज का क्योर करने, बीमारियों का क्योर करने के लिए भी अपने इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उन्होंने ड्राइव देनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये था हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, और इसमें हमने जाना कि कैसे हिपोक्रेट्स के टाइम से ये धीरे धीरे पब्लिक हेल्थ की तरफ एपिडेमियोलॉजी कैसे डेवलप हुई, और तीनों थ्योरीज, हम जो मेजर थ्योरीज हैं इसकी, मियाज़मा थ्योरी, कंटेजियन थ्योरी और जर्म थ्योरी, इसके ऊपर कैसे कैसे काम हुआ, और वी केम टू नो अबाउट द सैनिटेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेस। तो इस सब से पब्लिक हेल्थ फील्ड को बहुत डेवलप अच्छी तरह से होने का एक मौका मिला, और सारे चीज़ों ने पब्लिक हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंट्रीब्यूशंस दी।